नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा। इस हफ्ते ढेरों रिजल्ट्स आए, उन रिजल्ट्स में आपके लिए कौन सी काम की खबर छुपी है वो बताएंगे। सोमवार को एक बड़ा ट्रिगर है, वो उसके बारे में आप जरूर जानिए। और खासतौर पर जो अच्छी लिस्टिंग हुई है इस बार, उनमें आगे क्या करना है और भी ब्रोकरेज क्या कह रहे हैं वो आपको बताएंगे। शुरुआत बर्गर किंग इंडिया की ऑपरेटर रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया कंपनी की बात कर लेते हैं। 5 दिनों में 39% से ज़्यादा का उछाल आया, 93 के भाव पर स्टॉक पहुंचा। इस उछाल की जो बड़ी वजह रही वो जून क्वार्टर के शानदार नतीजे रहे। हर पैमाने पर स्टॉक ने एक बेहतर प्रदर्शन किया। उसके बाद मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल की एक रिपोर्ट आई, हमने लगा कि आपके साथ साझा करना चाहिए। खरीदारी की यहाँ पर उन्होंने सलाह दी है और टारगेट जो है वो 125 रुपये के जो है उन्होंने दिए हैं। अब ब्रोकरेज के मुताबिक अगर आप देखें तो रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया ने कॉन्फिडेंस बूस्टिंग वाला क्वार्टर जो है वो पेश किया, यानी कि बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कंपनी ने दिखाया है। और खासतौर पर जो इंडिया का जो बिजनेस रहा है वो काफ़ी बेहतर रहा है। इंडिया ऑपरेशंस के हिसाब से अगर रेवेन्यू देखेंगे साल दर साल के हिसाब से तो 24% की ग्रोथ है। रेवेन्यू ग्रोथ जो है ब्रोकरेज के अनुमान से काफ़ी बेहतर रही है। कंपनी की अगर आप स्टोर काउंट की बात करेंगे तो वहाँ पे 14% का जंप आया है। जो कि स्टोर पहले से चल रहे हैं उन्हीं स्टोर्स की बिक्री पिछले साल के मुकाबले कितनी बड़ी है, इसे सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कहते हैं। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि अब बताता हूँ आपको यहाँ पे जो ग्रोथ देखने को मिली वो 12% से ऊपर का जंप देखने को मिला है, जो कि इंडस्ट्री के हिसाब से काफ़ी बेहतर है। डाइन इन और डिलीवरी दोनों सेगमेंट में डिमांड काफ़ी मजबूत रही है। और मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक वैल्यू ऑफरिंग और नए प्रोडक्ट लॉन्चेस की वजह से कंपनी का जो है कंपनी को लेकर ग्राहकों का जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो ये हो गई पहली खबर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगली खबर की बात कर लेते हैं। तो देखिए इस हफ्ते सीलो वर्ल्ड के शेयरों में एक जोरदार तेजी देखने को मिली। बुधवार को शेयर जो है करीब 15% तक चढ़ गए। हालांकि बाद में देखिए स्टॉक के अंदर आप देखेंगे तो गिरावट देखने को मिली। पूरे हफ्ते के हिसाब से देखें तो जो शेयर है 5 दिनों के अंदर 8.5% आ गया और करीब 375 के भाव पर देखने को मिला। अब आप समझिए जिस खबर के बिना पे शेयर भागा था वो सही मायनों में क्या सही खबर थी, ये आपको जरूर समझना चाहिए। यहाँ पे दरअसल खबर जो निकल कर आई थी वो निकल के आई थी कि अमेरिकी जो प्राइवेट इक्विटी फर्म है बेन कैपिटल, कंपनी में जो प्रमोटर्स हैं उनकी जो हिस्सेदारी है वो खरीदने जा रही है, कंट्रोलिंग स्टेक जो है वो हासिल करने पर उनकी बातचीत चल रही है। इस तरह की खबरें आई और उसी की वजह से जो कहा गया कि भाई ये जो प्रस्तावित डील है वो 3000 करोड़ के आसपास हो सकती है। अब बेन कैपिटल को लेकर लगातार जो है वो चर्चाएं चलती रही कि भाई सीलो वर्ल्ड के अंदर प्रमोटर जो है वो कंट्रोलिंग स्टेक लेना चाह रहे हैं। लेकिन खबर क्या निकल के आई, देखिए खबर साफ तौर पे ये निकल के आई जब इस खबर के बाद सीलो वर्ल्ड लिमिटेड ने यहाँ पे साफ तौर पे क्लैरिटी दी। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि ये जो खबर है हम लोग इसका पूरी तरीके से खंडन करते हैं, ये खबर जो है वो गलत है यहाँ पर, और हमारी किसी भी तरीके से जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं यहाँ पर उसको लेकर हम लोग बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते। इस तरफ महज अटकलें हैं, स्पेक्यूलेटिव रिपोर्ट्स हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी कोई फिलहाल के लिए बेन कैपिटल से बातचीत नहीं चल रही है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई बैंक ने Q1 FY27 के रिजल्ट्स पेश किए और बहुत ही शानदार रिजल्ट्स रहे। स्टॉक 3% तक चढ़ा, 1100 के भाव के पार निकला। हालांकि उसके बाद हल्का सा कूल ऑफ जरूर देखने को मिला। नतीजों की 5 बड़ी बातें आपको जरूर जाननी चाहिए। लोन ग्रोथ ने जो है आप देखिए 15 क्वार्टर का नया रिकॉर्ड बनाया। सबसे पहली और सबसे पॉजिटिव बात यही है कि लोन ग्रोथ जो है बैंक का जो एडवांसेस है यानी कि जो लोन बुक है वो 18.5% चढ़ गई यहाँ पर। अब आप सोचिए अपने आप में बहुत ही बेहतरीन चीज़ जो है वो निकल कर आई है। दूसरी बड़ी बात क्या है, एसिड क्वालिटी, ग्रॉस एनपीए रेशो की बात कीजिए वो घटता हुआ दिखा है, 1.47% पे आ गया। नेट एनपीए की बात करेंगे यहाँ पे 0.38% पे आ गया। और आप सोचिए 43 क्वार्टर्स, जी हाँ 43 क्वार्टर्स के हिसाब से देखेंगे तो सबसे निचला स्तर है यहाँ पे, यानी कि एसिड क्वालिटी बहुत मजबूत हो रही है। एनुअलाइज स्लिपेज रेशियो की बात करेंगे Q1 में 0.56% आ, जो कि पिछले 6 साल के हिसाब से देखें तो Q1 में सबसे कम है। यहाँ पे लोन ग्रोथ काफ़ी बेहतर रही है और साथ ही यहाँ पे जो बैड लोन्स पे जो स्थिति दिख रही है वो साफ तौर पे पूरे कंट्रोल के हिसाब से दिख रही है। तीसरी बड़ी पॉइंट जो क्या रहा है यहाँ पे, अर्निंग ग्रोथ, नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि जो एनआई है वो 14% से ज़्यादा बढ़ती हुई दिखी। और सबसे महत्वपूर्ण बात प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि जो नेट प्रॉफिट है उसमें भी अच्छा खासा जो है वो जंप देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर आप दूसरे पैरामीटर पर जाएंगे, चौथी बात पे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो चौथी की चीज़ को देखेंगे तो कॉस्ट एफिशिएंसी जो है, कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो घटता हुआ दिखा है यहाँ पर, जो एक पॉजिटिव है। और ये भी 41 क्वार्टर के सबसे निचले स्तर पर चला गया। अगर आपको मैं और आसान भाषा में समझा दूं तो बैंक अपनी कमाई के मुकाबले खर्च को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर रहा है। और पांचवी बड़ी बात, जो कैपिटल पोजीशन है वो मजबूत हो रही है। लेकिन हाँ कुछ ज़रूर चीज़ों पे जो है आपकी नज़र होनी चाहिए। क्रेडिट डिपॉजिट रेशो जो है वो बढ़ता हुआ दिखा है, यानी कि अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर जो है ये पहुंचता हुआ दिखा है। इसका मतलब ये है कि बैंक की जो डिपॉजिट की तुलना में लोन्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से
बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल जो नंबर्स हैं उसका विश्लेषण मैंने आपके सामने कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनी संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल के शेयरों में शुक्रवार को बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिली। अब ये तेजी क्यों आई? दरअसल क्या हुआ कि जो Q1 FY27 के रिजल्ट्स आए और बहुत ही मजबूत रिजल्ट्स रहे। अगर रिजल्ट्स पे आप नजर डालें तो कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर डबल से ज़्यादा होता हुआ दिखा। शेयर 9% तक चढ़ गया, 168 के भाव पर आ गया यहाँ पे। और इतना ही नहीं, अगर आप नतीजों पे डीप डाइव करेंगे तो मैं आपको समझाऊं, कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है वो 101% बढ़ गया यहाँ पे, डबल हो गया यहाँ पे, 1000 करोड़ के पार निकल गया। कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करेंगे तो ये 16.5% बढ़ता हुआ दिखा है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे पिछले साल के मुकाबले तो ये उससे काफ़ी बेहतर स्थिति दिखा रहा है यहाँ पे। ऑपरेशनल स्तर पर भी बात करेंगे तो कंपनी का प्रदर्शन काफ़ी मजबूत रहा है। अगर आप एबिटा के हिसाब से देखेंगे साल दर साल के हिसाब से ग्रोथ तो काफ़ी बेहतर निकल के आई है। मार्जिन्स के हिसाब से देखेंगे तो इस बार जो है 8.37% मार्जिन रहे, पिछली बार 7.49% रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर रेवेन्यू ग्रोथ के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन्स में सुधार देखने को मिला है यहाँ पर। अब इसके बाद रिजल्ट्स के बाद देखिए HDFC सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट आई है, आपको जानना चाहिए यहाँ पे उनका क्या कहना है संवर्धन मदरसन के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे और ख़रीदारी की सलाह दी जा रही है। और इन्होंने जो है आगे के टारगेट्स को लेकर 165 के आसपास के भाव के टारगेट्स यहाँ पर दिए हैं और मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म में कह रहे हैं कि इसमें और ज़्यादा पोटेंशियल दिख सकता है, स्टॉक और बड़ी छलांगे लगा सकता है यहाँ पर। चलिए एक और कंपनी की बात करते हैं, आस्क ऑटोमोटिव के शेयरों की। यहाँ पर 5 दिनों में शेयर जो है वो 19.86% करीब 20% बढ़ा, 639 के भाव पे पहुंचा, नया 52 वीक हाई बनाया। 2023 में लिस्टिंग के बाद शेयर में इंटरडे में सबसे बड़ी तेजी देखने को मिली। अब समझते हैं कि इस तेजी के पीछे की वजह क्या है। वजह जो है वो आंकड़े हैं, Q1 के रिजल्ट्स हैं, रिकॉर्ड रेवेन्यू, एबिटा, नेट प्रॉफिट बहुत ही शानदार रहा है जिसके चलते स्टॉक में ये तेजी आती हुई दिखी है। अगर नतीजों पर थोड़ा सा नजर डालें, रोशनी डालें तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 28% का जंप देखने को मिला है। अगर आप देखिए 67 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़ पर आ गया। अगर आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर आप सोचिए 50% से बड़ा जंप, 52% के आसपास ये आता हुआ दिखा है। हालांकि एक चीज़ ज़रूर समझ लीजिए, अलॉय प्राइजेज में बढ़ोतरी के पास थ्रू इम्पैक्ट को अगर आप हटा दें तो रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 25% रही है। तो आपको क्लैरिटी हम लोगों ने यहाँ पर भी दे दी। एबिटा की बात करेंगे तो इसमें 34% की मजबूत ग्रोथ रही है यहाँ पर और 160 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। एबिटा मार्जिन की बात करेंगे तो ये घटकर 11.8% पे रहा है जो कि पिछले साल 13.4% पे रहा था। कंपनी के मुताबिक अलॉय प्राइस में तेज़ और जिस तरीके से असाधारण बढ़ोतरी जो पास थ्रू इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है उससे ज़रूर मार्जिन पे थोड़ा दबाव ज़रूर रहा है, लेकिन ओवरऑल रिकॉर्ड तिमाही प्रदर्शन रहा है यहाँ पे कंपनी की तरफ से यहाँ पर और ज़ोरदार स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। ऐसे में ब्रोकरेजेस भी आए हैं कई। अब ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने कहा कि भाई ये स्टॉक जो है काफ़ी बुलिश दिख रहा है, इसमें खरीदारी की सलाह की जा सकती है। यहाँ पे टारगेट प्राइस उन्होंने 750 रुपये का रखा है। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो कंपनी है ये खास तौर पे जो एडवांस लाइट वेटेज प्रोडक्ट्स जो है उस पर फोकस करती है और यही जो है कंपनी का वैल्यू एडिशन और 2 व्हीलर और 3 व्हीलर इंडस्ट्री के जो EV की ओर जो है कंपनी बढ़ रही है, उससे आने वाले दिनों में फ़ायदा मिलता हुआ दिख सकता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं शिल्पा मेडिकेयर की। 5 दिनों में शेयर 23.5% को पार निकलता हुआ दिखा, 760 के जो है वो भाव पर पहुंचता हुआ दिखा। 4 फरवरी 2020 के बाद एक ही दिन की सबसे बड़ी तेजी रही है। 786 का भाव जो है नया ऑल टाइम हाई स्टॉक ने बनाया। तेजी की वजह जो रही वो रिकॉर्ड रेवेन्यू और ऑपरेटिंग इनकम रही है। जून क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट डबल होता हुआ दिखा है, 101 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। रेवेन्यू में 45% का जंप आया है, 446 करोड़ पर पहुंच गया ये और ये कंपनी का अब तक का सबसे बेहतरीन रेवेन्यू के हिसाब से जो नंबर निकल के आया, सबसे अच्छा नंबर निकल के आया है। एबिटा की बात करेंगे, एबिटा 48% के आसपास आती हुई दिखी है। मार्जिन्स को देखेंगे तो 29% का जंप है, जबकि पिछले साल ये 28% के आसपास था। हालांकि ग्रॉस मार्जिन जो है वो घटकर 71% पे रहा है, जो कि पिछले साल समान तिमाही में 76% था। कंपनी के एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि देखिए फार्मा कंपनी है तो यहाँ पर अगर आप फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे, उस बिजनेस की बात करेंगे तो वहाँ पर भी रेवेन्यू के हिसाब से देखेंगे तो 15% का जंप दिखेगा। CDMO स्पेशलिटी CDMO की बात करेंगे तो वहाँ पर भी जो है मजबूत ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और यहाँ पर जो नए क्लाइंट्स हैं वो कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, जिससे कंपनी को फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। कंपनी का नोवल प्रोडक्ट्स बिजनेस भी एक अच्छी जो है तेज़ी बढ़ोतरी दिखा रहा है। अब
अब हम लोग बात करते हैं आईसीआईसी लोम्बार्ड, गो डिजिट और न्यू इंडिया एश्योरेंस जैसे इंश्योरेंस स्टॉक के। इस हफ्ते एक इंपॉर्टेंट खबर आई जिसके बिना पे स्टॉक चढ़ गए। और अगर आप यहाँ पे देखें, क्योंकि इस खबर के बाद अगर आप देखेंगे तो गो डिजिट, न्यू इंडिया एश्योरेंस करीब करीब 8% तक चढ़ते हुए दिखे, जबकि आईसीआईसी लोम्बार्ड जैसा जो शेयर है वो 3% तक भागता हुआ दिखा है। अगर इस हफ्ते के हिसाब से देखेंगे तो स्टॉक में हालांकि उसके बाद जो है प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखी है। अब सवाल है कि भाई इन शेयरों में जो खासतौर पे जो इंश्योरेंस स्टॉक है ये तेज़ी क्यों बनी, इसके पीछे की वजह क्या है और आगे क्या स्थिति देखने को मिली। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है उसके ऊपर एक बड़ा फैसला है। कोर्ट ने नए वाहनों के लिए मैंडेटरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की अवधि को जो है वो बढ़ा दिया है। अब आप समझिए कि टू व्हीलर में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की जो अवधि होगी वो 5 साल से बढ़कर 6 साल कर दी गई है और 4 व्हीलर के लिए 3 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है। अब कई ब्रोकरेज को जो है ये फैसला बहुत पसंद आया और उन्होंने कहा कि हमारी जो प्रेफरेबल पिक है वो गो डिजिट बनती हुई दिख रही है। अब इसका सीधा फ़ायदा कैसे मिलेगा, आप इसको समझिए। यहाँ पर देखिए, इंश्योरेंस कंपनियों को इसका फ़ायदा इस तरीके से मिलेगा, क्योंकि देखिए नए व्हीकल की जो सेल्स है उसके साथ साथ मैंडेटरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी जो है वो लेना अनिवार्य हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो जाहिर सी बात है उसको लागू किया जाएगा। अवधि बढ़ने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनियों को नए व्हीकल से ज़्यादा प्रीमियम इनकम मिल सकती है और ऐसे में जो ये स्टॉक है गो डिजिट के लिए एक बड़ा यहाँ पर जो है गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि 4 व्हीलर प्रीमियम में करीब 530 करोड़ और 2 व्हीलर प्रीमियम में करीब 230 करोड़ की बढ़ोतरी हो सकती है यहाँ पे। और इससे अंडर राइटिंग परफॉर्मेंस भी करीब करीब 30 करोड़, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है वो 90 करोड़ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स करीब 17 करोड़ हो सकता है। बहुत सारे दर्शकों को अंडर राइटिंग परफॉर्मेंस का मतलब नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी अपने इंश्योरेंस बिजनेस से कितना प्रॉफिट या लॉस कमा रही है, यहाँ पर क्लेम और एक्सपेंसेस को लेकर यहाँ पर प्रीमियम इनकम से घटाने के बाद क्या नंबर निकल के आ रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जहाँ पर फोकस करना चाहिए। अब बात करते हैं नई लिस्टिंग की। यहाँ पर रेलवे सेक्टर की जो है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स जो है उपकरण बनाने वाली जो कंपनी है एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम्स के शेयर की बात करेंगे तो धमाकेदार एंट्री होती हुई दिखी। लिस्टिंग के बाद शेयर में जो है बढ़ोतरी देखने को मिली। कंपनी के शेयर 22% से ज़्यादा के शानदार प्रीमियम पर लिस्ट होते हुए दिखे, जिससे निवेशकों के पहले ही दिन छप्पर फाड़ मुनाफा जो है वो कमाते हुए दिखे। एनएससी पर अगर आप लिस्टिंग देखेंगे तो 520 के भाव पर हुई है। इसका मतलब यानी कि प्रति शेयर के हिसाब से 95 रुपीज़, यानी कि 22% 22.35% के आसपास सीधा मुनाफा हुआ है। बीएससी की लिस्टिंग की बात करेंगे तो 519 पर हुई है, जो कि इशू प्राइस से 94 रुपीज़ यानी कि 22.12% का मजबूत प्रदर्शन साफ तौर पर दिखा रहा है। अब ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए? देखिए, एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल जी ने निवेशकों को एक रणनीति बनाई है उनके लिए, आपको बताए थे। उनकी तरफ से अगर आप सलाह देखेंगे तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन निवेशकों का शॉर्ट टर्म व्यू है उन्हें मौजूदा स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट ले लेना चाहिए। वहीं जिन निवेशकों को इस शेयर में लॉन्ग टर्म व्यू है उनके लिए भी प्रॉफिट बुकिंग की साफ तौर पे सलाह दी जा रही है। यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ और खास तौर पे कही है, उन्होंने कहा कि मौजूदा मार्केट प्राइस पर जो शेयर है वो ओवरबॉट जो है वो साफ तौर पे नज़र आ रहा है और उन्होंने कहा है कि अगर फेयर वैल्यू देखें तो वो 500 रुपये से नीचे ही है यहाँ पर। तो इस हिसाब से उन्होंने जो सलाह दी हम लोगों ने आपके सामने रख दी। बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी भारतीय रेलवे के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो बड़ी चीज़ें हैं, जैसे रेलवे कोच हो गया, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट्स हो गया, या फिर लोकोमोटिव जो ट्रेन के इंजन्स होते हैं उनके लिए स्विच गियर पैनल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और जो प्रोपल्शन उपकरण होते हैं, ब्रेकिंग सिस्टम्स होते हैं, उसमें काफ़ी बड़ा जो है कंपनी काम करती है और इंडियन रेलवेज की बड़ी ग्राहक है यहाँ पे। अब हम लोग बात करते हैं जूनिपर ग्रीन एनर्जी के शेयरों की। भारतीय शेयर बाजार में इस कंपनी की भी अच्छी शुरुआत होती हुई दिखी है यहाँ पर। और अगर आप शेयर देखेंगे तो आईपीओ प्राइस से 225 रुपये के मुकाबले 245 पर लिस्ट हुआ, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग है 242 पर हुई। इस तरह से आईपीओ पाने वाले निवेशकों के लिए लिस्टिंग के दिन ही करीब 8 से लेकर 9% का फ़ायदा मिलता हुआ दिखा है। साल 2011 में यहाँ पे जो कंपनी है इस्टेब्लिश हुई थी यहाँ पर, और ये भारत की प्रमुख रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में से शामिल है। और कंपनी बड़े स्तर पर सोलर, विंड, सोलर हाइब्रिड और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है बेस्ट जिसे कहा था उससे जुड़े प्रोजेक्ट्स को विकसित करती है। उनका निर्माण का कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनका ऑपरेशन भी यहाँ पे कंपनी करती है। और कंपनी की आमदनी मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी एजेंसियों के साथ किए गए लंबी अवधि के बिजली खरीद समझौते जो पावर परचेज एग्रीमेंट जिसे कहा जाता है उससे होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजाज फाइनेंस के शेयरों में भारी बिकवाली इस हफ्ते देखने को मिली। खासतौर पर शुक्रवार को शेयर करीब 5.5% टूटकर 1086 पर आ गया। इस तेज गिरावट के साथ कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी कि मार्केट कैप को देखेंगे तो 1 घंटे के अंदर कुछ ही समय में
साढ़े 33,000 करोड़ की जो है वो कमी देखने को मिली। मार्केट कैप साफ हो गया 33,500 करोड़ का। बजाज फाइनेंस के शेयरों में आई गिरावट की जो बड़ी वजह है वो हम आपके सामने रख देते हैं और इसका असर जो है पूरे फाइनेंशियल सेक्टर पे देखने को मिला है। यहाँ पे अगर फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स को देखेंगे तो करीब 1% टूट गया, जिसमें बजाज फिनसर्व हो, टाटा कैपिटल हो, पूनो वाला फिनकॉप हो या फिर यहाँ पे एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज हो, वहाँ पे जो तमाम वित्तीय जो शेयर रहे हैं 2 से 3% तक टूटते हुए दिखे हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि भाई ऐसी कौन सी इतनी बड़ी खबर आ गई, क्यों बजाज फाइनेंस का शेयर इतना टूट गया और बाकी स्टॉक जो है वो टूटते हुए दिखे। तो आप ये समझिए कि बजाज फाइनेंस और कुछ अन्य एनबीएफसी शेयरों में अचानक से आई बिकवाली की मुख्य वजह जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक का प्रस्ताव है। केंद्रीय बैंक ने एनबीएफसी के लिए क्रेडिट प्रोडक्ट से जुड़े नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव के मुताबिक एनबीएफसी को मुख्य रूप से एक ऐसी टर्म लोन देने की अनुमति होगी जिनमें कर्ज की एक तय रकम होती है और उसे पहले के निर्धारित समय सीमा के अनुसार चुकाया जाता है। वहीं अगर आप रिवॉल्विंग क्रेडिट प्रोडक्ट्स को लेकर बात करेंगे यहाँ पर, तो उसको लेकर भी कई तरह की प्रस्तावित पाबंदियां लगाई जा रही हैं, उस तरह की बातें निकल के आ रही हैं। यही प्रस्ताव बाजार में बजाज फाइनेंस जैसे एनबीएफसी के लिए चिंता का बड़ा कारण बना, क्योंकि इनके कारोबार में अलग अलग तरह के क्रेडिट प्रोडक्ट्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और किसी भी तरीके से यहाँ पे जो है इम्पैक्ट इस तरीके के फैसले का वो जो है वो डेंट डालता हुआ दिखेगा। आरबीआई का प्रस्ताव जो है वो बेसिकली ये है कि एनबीएफसी केवल ऐसे क्रेडिट प्रोडक्ट्स उपलब्ध करा सकेंगे जो टर्म लोन की जो है यहाँ पर उसके हिसाब से होंगे और इसके तहत ऐसे रिवॉल्विंग क्रेडिट प्रोडक्ट्स की पेशकश नहीं की जा सकेगी जिनमें ग्राहक उपलब्ध क्रेडिट लिमिट को बार बार इस्तेमाल या फिर दोबारा से चुका सकता हो। हालांकि जो क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए यहाँ पर जो है अधिकृत एनबीएफसी जो है इस नियम के लिए वो अपवाद रहेंगे। चलिए वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं और 2 बड़े ट्रिगर हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर निवेशकों के लिए। FY27 काफ़ी अहम साल माना जा सकता है और खासतौर पर सोमवार को यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे, ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश दिख रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज़, कंपनी ने FY26 में अपने प्रमुख फाइनेंशियल ओवरहैंग्स को सुलझाने के बाद, जो बड़ी दिक्कतें थी उसको सुलझाने के बाद अब नेटवर्क इन्वेस्टमेंट, मार्केट जो कंपटीशन है और खासतौर पे कस्टमर अर्निंग ग्रोथ को लेकर जो है काफ़ी प्राथमिकता देने का फैसला किया है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आदित्य बिरला ग्रुप के जो चेयरमैन हैं यहाँ पर, जो वोडाफोन आइडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला जी, उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो आपको ज़रूर जाननी चाहिए। यहाँ पे कंपनी की FY26 एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो वोडाफोन आइडिया अपने सबसे चुनौतीपूर्ण दौर से निकलकर अब बेहतर फाइनेंशियल क्लैरिटी, प्रमोटर सपोर्ट और निवेश करने की क्षमता के साथ आगे बढ़ रहा है। अब कंपनी में अगर आप देखिए प्रमोटर के तौर पर इतनी बड़ी बात करें तो एक अपने आप में बहुत चीज़ें हो जाती हैं। यहाँ पे FY26 में वोडाफोन आइडिया के लिए रेजोल्यूशन का साल रहा, उन्होंने कहा यहाँ पर, जबकि FY27 अब एग्जीक्यूशन का साल होगा, यानी कि अब इम्प्लीमेंटेशन लागू करने की चीज़ें होंगी। कंपनी का फोकस अब अपने नेटवर्क इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम को तेज़ी से लागू करने पर रहेगा। इसका मकसद नेटवर्क की क्षमता और गुणवत्ता को और मजबूत करना होगा ताकि कंपनी ग्राहकों के बीच अपनी कॉम्पिटिटिवनेस जो है यहाँ पे स्थिति को और बेहतर कर सके, यानी कि लड़ाई जो है वो और अच्छे तरीके से कर सके अपनी कंपटीटर कंपनियों से। अब निवेशकों के लिए क्यों अहम है? नेटवर्क इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर आप समझिए कंपनी का लक्ष्य नेटवर्क एक्सपेंशन और बेहतर सर्विस क्वालिटी के जरिए बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करना है। अगर वीआई अपने नेटवर्क निवेश को और प्रभावी तरीके से लागू करती है तो इससे आगे चलकर रेवेन्यू और अर्निंग ग्रोथ को सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। और साथ ही कुछ चीज़ें आपको और समझनी चाहिए, बैलेंस शीट से ग्रोथ की और अगर ये कोशिशें होती हैं तो जाहिर सी बात है वो रिफ्लेक्शन आपको स्टॉक में भी देखने को मिलेगा। कंपनी FY27 में मजबूत बैलेंस शीट और प्रमोटर बैकिंग का इस्तेमाल कस्टमर बेस बढ़ाने और साथ ही यहाँ पर अर्निंग में सुधार के लिए करना चाहती है यहाँ पर, तो इस लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कुमार मंगलम बिरला जी ने यहाँ पर कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शेयर बाजार में लिस्ट हुई इंडो MIM के शेयरों में गुरुवार को जोरदार तेजी देखने को मिली। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक 10% तक उछल गया, 862 रुपये पर पहुँच गया। इसके साथ ही IPO प्राइस के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो लगभग 82% चढ़ता हुआ दिखा। हालांकि बाद में थोड़ा सा ज़रूर दबाव आता हुआ दिखा। यहाँ पे 44.95% प्रीमियम पर ये जो है कंपनी लिस्ट हुई थी और शानदार इसकी लिस्टिंग रही है। यहाँ पे आप ये देखिए IPO का जो प्राइस था वो 485 रुपये था और लिस्टिंग कहाँ पर हुई? BSE पे 703 के भाव पर, NSE पे 700 के भाव पर, यानी कि BSE पर 44% से ज़्यादा की प्रीमियम लिस्टिंग हुई और उसके बाद भी स्टॉक में तेजी देखने को मिली। अब आगे करना क्या है भाई? तो स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट की जो हेड ऑफ वेल्थ हैं यहाँ पर शिवानी नियति जी, उनके मुताबिक इंडो MIM की जो मजबूत लिस्टिंग है उसके पीछे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स की मजबूत मांग के साथ साथ ग्लोबल MIM मार्केट में कंपनी की मजबूत स्थिति साफ तौर पर दिखती है। हालांकि शेयर में अगर आप देखें तो लिस्टिंग के बाद जो तेजी बनी है, उनका मानना है कि नियर टर्म में
प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आप कर सकते हैं। मौजूदा निवेशकों को करंट लेवल पर पार्टिसिपेट जो है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कर लेनी चाहिए यहाँ पे, और जिनके पास है उनको बने रहना चाहिए। MIM टेक्नोलॉजी में बात करें अगर आप, तो मजबूत कंपनी है ये, 1996 में इस्टेब्लिश हुई थी यहाँ पर। मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग यानी कि MIM टेक्नोलॉजी के जरिए ये प्रिसिशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स बनाने वाली दुनिया की प्रमुख कंपनियों में से एक है। मोल्ड डिज़ाइन, टूलिंग, मशीनिंग, फिनिशिंग, असेंबली समेत एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है कैपेबिलिटीज़ देती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस हफ्ते अचानक से कुछ चुनिंदा डाटा सेंटर कंपोनेंट शेयरों में तेज़ी देखने को मिली। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज E2E जो है HFCL जैसे शेयरों में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला, 5% के अपर सर्किट में आ गए। इन शेयरों में तेज़ी की वजह अमेरिका के जरिए चीन के जो डाटा सेंटर्स हैं यहाँ पर उनको लेकर एक बड़ी खबर आई। दरअसल अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका के जो चीन के डाटा सेंटर कंपोनेंट्स हैं उनके इंपोर्ट पर संभावित प्रतिबंध लगाए जाने की जो खबर है निकल के आई, और ये रॉयटर्स के हवाले से खबर आई। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने चीन में बने नए डाटा सेंटर्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनके लिए कुछ मॉडल्स के इंपोर्ट पर रोक लगाने की तैयारी उन्होंने करने का फैसला लिया। अमेरिका का ये कदम तेजी से बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखने की कोशिश का हिस्सा है। भारतीय कंपनियों के लिए ये क्यों पॉजिटिव रहा, क्योंकि अमेरिका की संभावित पाबंदियों को नॉन चाइनीज ऑप्टिकल नेटवर्किंग और खासतौर पर फाइबर इक्विपमेंट कंपनियों के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। अगर अमेरिकी ग्राहक जो है वो चाइनीज सप्लायर पर अपनी निर्भरता कम करते हैं तो दूसरे देशों पर जो कंपनियां हैं उनके लिए सोर्सिंग का रास्ता और बढ़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन यहाँ पर दो बातें समझनी ज़रूरी हैं। पहले तो अभी चीन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं लगा है। दूसरा, यहाँ पर जल्दबाजी, ये कहना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी कि चाइनीज सप्लायर की पूरी मार्केट शेयर सीधे इंडिया में शिफ्ट हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि चाइनीज कंपनीज ने पिछले कुछ सालों में ग्लोबल ऑप्टिकल ट्रांस रिसीवर शिपमेंट में करीब 50% से ज़्यादा की हिस्सेदारी रखी है। तो ये ओवरऑल खबरें थी, हम लोगों ने आपको बहुत बारीकी से विश्लेषण करके दिया है, और हमारी तरफ से आपको बता दें कि हमारी तरफ से किसी भी स्टॉक में खरीदारी की कोई भी सलाह नहीं है। अपनी वित्तीय सलाहकार से राय लीजिए और निवेश कीजिए। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।